जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये सारी जानकारियां जुड़ी है इन लेटरों के आधार पे, इन डॉक्यूमेंट के बेस पर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, नई जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, विस्तार से जानकारियां लेते हैं। सबसे पहली जानकारी है पीसीडी की तरफ से। पीसीडी का एक सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 210, जिसमें यह लिखा गया है कि जो भी डिफेंस पेंशनर है अगर वो डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं तो दोस्तों उनको छूट मिलेगी इनकम टैक्स में। जी हाँ दोस्तों, इसका सब्जेक्ट है एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स, सर्विस एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांटेड टू डिसेबल्ड पर्सन ऑफ आर्म फोर्स हु हैव बीन इनवैलिड आउट। यानी जो भी मेडिकल कैटेगरी से जो भी आउट हो गए हैं, यानी जिनकी डिसेबिलिटी पेंशन चल रही है, चाहे कितनी भी परसेंट चल रही है, उनको छूट मिलेगी इनकम टैक्स पे। जैसा आपको पता है, जो आपकी डिसेबिलिटी पेंशन बनाई जाती है वो दो तरीके से बनाई जाती है। टोटल डिसेबिलिटी पेंशन पे आपको सर्विस एलिमेंट मिलता है और डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता है, तभी आपकी टोटल डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। तो अगर आप टोटल डिसेबिलिटी पेंशन पा रहे हैं तो उसमें आपको छूट मिलेगी इनकम टैक्स में, अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं। तो दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन पे आपको छूट मिलती है, जिसमें सर्विस एलिमेंट भी ऐड है और डिसेबिलिटी एलिमेंट भी ऐड है। तो अगर कोई पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी आपका टैक्स काट रही है डिसेबिलिटी पेंशन पे, तो दोस्तों आप सीधा ये सर्कुलर दिखा सकते हैं, चाहे वो स्पर्श को दिखाएं या फिर आप बैंक सीपीपीसी को दिखाएं, क्योंकि कोई भी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी आपका टैक्स नहीं काटेगी डिसेबिलिटी पेंशन पे। तो आप ये सर्कुलर मेरे से ले सकते हैं और आप अपना हक ले सकते हैं, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा 8th सीपीसी पर। जी हां दोस्तों पहले इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने एक लेटर फॉरवर्ड किया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, निर्मला सीतारमण जी को, और यह था कि आप 8वां पे कमीशन जल्दी लाएं। तो दोस्तों ये लेटर लिखा गया था 26/2/2024 को, और यह लिखा था रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने 8वां पे कमीशन को जल्दी लाने के लिए। तो दोस्तों यही पूरा लेटर डीओपीटी ने, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने, ये लेटर पूरा फॉरवर्ड कर दिया है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास। तो अब डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इस पे सोच विचार करेगा कि 8वां पे कमीशन लाया जाए या नहीं लाया जाए, कितना खर्चा होगा 8वें पे कमीशन पे। जी हां दोस्तों, ये रिपोर्ट चली तो गई है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास, जो रेलवे ने बनाई थी 8वां पे कमीशन जल्दी लागू करने के लिए। अब देखने वाली ये बात है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इस पे क्या काम करता है। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ एक और डिपार्टमेंट है जो इन चीजों को देख पाएगा, और वो है मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर। जी हां दोस्तों, उनका भी एक बजट सेक्शन है जो इन मुद्दों पर नजर रखता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ही सारा फैसला खुद ले लेगा, उसके इंटरनली कुछ और भी डिपार्टमेंट है, वो भी इन चीजों को देखेंगे, तभी 8वें पे कमीशन पे कुछ बात बन पाएगी। अगर दोस्तों सब कुछ ठीक रहा, अगर भारत सरकार का सब कुछ, बजट वगैरह सब कुछ ठीक रहा, तब 8वां पे कमीशन आगे हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि 8वां पे कमीशन हमको मिलेगा ही। लेकिन ये एक छोटी सी उम्मीद हम बोल सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास गई है। हम ये बोल सकते हैं बस गई है 8वें पे कमीशन को जल्दी लागू करने के लिए, चाहे तो वो हमें 1/1/2026 तक मिल जाए या फिर 1/1/2026 से पहले मिले। लेकिन दोस्तों अभी इसमें टाइम लगेगा। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अभी इतनी जल्दी फैसला नहीं लेगा। अभी सिर्फ आप ये समझिए, एक छोटी सी फाइल, यानी एक छोटी सी रिपोर्ट 8वें पे कमीशन पर जो रेलवे ने बना के दी थी, बस ये रिपोर्ट डीओपीटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को पहुंचाई है, एक छोटी सी फाइल। अब वो फाइल कब उठेगी, कब देखी जाएगी, कब वो आगे प्रोसेस होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जो भी ये फाइल गई है, यानी जो भी 8वां पे कमीशन को जल्दी लागू करने की मांग है या फिर टाइम पे लागू करने की मांग है, अभी टाइम लगेगा इसमें। अभी इतनी जल्दी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन चीजों को नहीं देखेगा, अभी टाइम लगेगा इस पे, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास और भी कई मांगे गई हैं, जैसे एडिशनल पेंशन को लेकर 65 पे 5%, 70 पे 10%। और दोस्तों फिर एक और मांग है एफएमए को बढ़ाना, ये भी मांग गई है, और भी कुछ डिमांड गई है पेंशनर की, जो अलग अलग संगठनों ने दी है। लेकिन अभी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इतनी जल्दी 8वें पे कमीशन पे काम नहीं करेगा, टाइम लगेगा इन चीजों में। जी हाँ दोस्तों,
ये अच्छी बात है कि डीओपीटी ने ये भेजी है रिपोर्ट, ये एक अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन मिलेगा 8वां पे कमीशन, अभी इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पेंशनर जो हैं, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पेंशनर हैं, वो कई पूछ रहे थे क्या सर हमें डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट की फैसिलिटी मिलेगी, हमारे लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या। दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक पूरी रिपोर्ट है, अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पेंशन ले रहे हैं या फिर अपनी सैलरी ले रहे हैं, तो सर्विंग पर्सनल और पेंशनर के लिए कुछ स्कीमें हैं डिफेंस सैलरी अकाउंट फैसिलिटी की, जिसमें जो आर्मी पर्सनल हैं उनको सेंट स्थल शक्ति के अंतर्गत देखा जाता है, जो नेवी है उनके लिए जल शक्ति, और जो एयरफोर्स के पेंशनर है उनके लिए वायु शक्ति, यानी इन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पेंशन लेते हैं या फिर सैलरी लेते हैं। तो दोस्तों सीबीआई भी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी डिफेंस सैलरी अकाउंट की फैसिलिटी देता है। ये इनकी पूरी रिपोर्ट है, आप ये पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, जिसमें ये डेथ इंश्योरेंस कवर भी देता है। जी हाँ दोस्तों, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ये डेथ इंश्योरेंस कवर भी देता है। तो आप बैंक जाकर इन फैसिलिटी के बारे में पूछ सकते हैं, आप बैंक जाइए, वहां से पता करिए, अगर सुविधा उपलब्ध होगी तो फिर वो आपको डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट की फैसिलिटी देंगे, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। चलते हैं दोस्तों आखिरी इंफॉर्मेशन की तरफ। अब दोस्तों मैं बात करूंगा अप्रैल की पेंशन की। जी हां दोस्तों, आज है 25 तारीख, आज से पेंशन मिलना स्टार्ट हो गई है, खाते में आना शुरू हो गई है अप्रैल की पेंशन। आप दोस्तों ये मैसेज देख रहे हैं और ये है अप्रैल की पेंशन का मैसेज। कितने रुपए आए हैं? 28,600 रुपए। लेकिन दोस्तों ये स्पर्श की तरफ से नहीं दिए गए हैं, ये दिए गए हैं बैंक की तरफ से, सीपीपीसी की तरफ से, एसबीआई की तरफ से। और किनको मिले हैं ये मिले हैं रेलवे के पेंशनर को। जी हां दोस्तों, जो रेलवे के पेंशनर है उनको अप्रैल की पेंशन मिलना स्टार्ट हो गई है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि 24 से 30 अप्रैल के बीच में आपकी पेंशन आपके खाते में आना शुरू हो जाएगी। तो बैंकों ने तो अप्रैल की पेंशन देना स्टार्ट कर दिया है। आज से दोस्तों ये शुरुआत हो गई है, रेलवे के पेंशनर को पेंशन मिलना स्टार्ट हो गई है। जैसा कि आप ये मैसेज देख रहे हैं, एसबीआई की ये स्टेटमेंट है, मैसेज आया था मेल पे, और कितना अमाउंट आया? 28,600 रुपए अप्रैल पेंशन। स्पर्श के जो पेंशनर है उनको भी 30 तारीख तक, 30 को अप्रैल की पेंशन मिल जाएगी 50% डीआर के साथ। और दोस्तों जो इनको ये पेंशन मिली है रेलवे की तरफ से, ये 50% डीआर के साथ मिली है, 50% डीआर के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप और भी बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हैं तो आपको भी कल, परसों, नरसों या फिर 30 तक मिल जाएगी, जो बैंक से अपनी पेंशन ले रहे हैं अदर बैंक के। एसबीआई भी दोस्तों आज से पेंशन देना स्टार्ट कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ये रेलवे की पेंशन दी गई है, स्पर्श के थ्रू दोस्तों आपको 30 अप्रैल तक मिल पाएगी पेंशन, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करिए। लेकिन आज से कार्यक्रम शुरू हो गया है अप्रैल की पेंशन का, और जो भी अप्रैल की पेंशन दे रहा है वो 50% डीआर के साथ दे रहा है। क्या आपके खाते में आई अप्रैल की पेंशन? मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो रेलवे के पेंशनर हैं या फिर स्टेट के पेंशनर है। स्पर्श की मैंने आपको बता दी कब मिलेगी, 30 अप्रैल को। मतलब आज से स्टार्ट हो गया है अप्रैल की पेंशन आने का सिलसिला। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी, आई होप सारी जानकारियां आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी दोस्तों मैं आपके लिए लेटेस्ट जानकारियां, नई जानकारियां मैं लाता रहता हूं उस चैनल के माध्यम से। तमाम जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।